हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिजिटल टीचर जी। आप सभी का डिजिटल टीचर जी में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारा प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल है और प्रोजेक्ट प्लानिंग कंट्रोल का ये मेरी 6th आपके जो मॉडल दिया हुआ है उस मॉडल में 7 चैप्टर है जो कानपुर यूनिवर्सिटी से है और आज हम इस चैप्टर को क्लियर करेंगे आपके साथ। तो बने रहिएगा हमारे साथ, करते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है आपको साइड में दिख भी रही होंगे सारे क्वेश्चंस, अगर नहीं हुआ तो आपको साइड में दिख रहे होंगे, ठीक है। ओके, तो इसमें सबसे पहला जो हमारा है वो है परियोजना हेतु पूंजी संरचना नियोजन, कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग फॉर प्रोजेक्ट। किसी भी प्रोजेक्ट के लिए कैपिटल की प्लानिंग करना, किस तरह से पैसा आएगा, कहाँ से पैसा आएगा, इस सब चीज़ की प्लानिंग करना आज के चैप्टर का यही उद्देश्य है। आज के चैप्टर में हमें ये पता चलेगा कि किसी भी परियोजना के लिए पैसा, पूंजी कहाँ से आती है, उसको किस तरह प्लानिंग करना पड़ती है। तो पहला देखिए क्वेश्चन है हमारा पूंजीकरण तथा पूंजी संरचना से आप क्या समझते हैं। पूंजीकरण या पूंजी संरचना, तीनों बात एक ही है। आंसर देखिए क्या है, दृश्य संपत्तियां जैसे भूमि, भवन, प्लांट, तथा अदृश्य संपत्तियां जैसे ख्याति आदि में विनियोजित धन पूंजी कहलाता है। पूंजी किसे कहते हैं? दृश्य संपत्तियां, यानी हम जमीन खरीदें, भवन खरीदें, प्लांट खरीदें, या फिर अदृश्य संपत्तियां जैसे हमारी गुडविल है, इन सबको बनाने के लिए क्या इन्वेस्ट करना पड़ता है? पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। और जो पैसा इन्वेस्ट होता है उसी को क्या कहा जाता है? उसी को कहा जाता है हमारा पूंजी। यानी उसको क्या कहा जाता है? उसको पूंजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूंजी कहा जाता है। आप लोग अपनी अपनी बुक्स में देखिए, वरना यहाँ पर लिख कर आ रहा है क्वेश्चन, यहाँ भी देख सकते हैं। यह संपूर्ण धन होता है। ये क्या होता है? ये पूरी तरह से धन होता है। व्यवसाय में विनियोग किया गया धन ही पूंजी कहलाता है। पूंजी किसे कहते हैं? व्यवसाय में किया गया धन ही, व्यवसाय में विनियोग किया गया धन ही क्या कहलाता है? हमारा पूंजी कहलाता है। क्या कहलाता है? हमारा पूंजी कहलाता है। समझ में आ गया आपके? चलिए अगला देखिए हमारा है पूंजी संरचना से आशय। नीचे बहुत सारे आपके वैज्ञानिकों ने जो वो दिए हैं, डेफिनेशन दी है, वो आपकी है, आप पढ़ लीजिएगा उसको। मैंने आपको पूंजी का अर्थ समझा दिया। अब आगे पूंजी संरचना से आशय। पूंजी संरचना से क्या आशय होता है? तो पूंजी संरचना वित्तीय योजना का भाग होती है। पूंजी संरचना क्या होती है? वित्तीय योजना। जितनी भी वित्तीय योजनाएं बनाई जाती हैं उन सबका एक पार्ट होती है। क्या होती है? उन सबका एक हिस्सा होती है। बिना पूंजी के कोई भी वित्तीय योजना कंप्लीट नहीं हो सकती है। इसमें है CW ग्रास्टबर्ग के अनुसार पूंजीकरण का आशय पूंजी की मात्रा को निर्धारित करने से लगाया जाता है। पूंजीकरण का अर्थ किससे लगाया जाता है? पूंजी की मात्रा को निर्धारण करना, कि कितनी पूंजी की जरूरत है, कितने क्वांटिटी में हमें पैसे की जरूरत को उसको निर्धारण करने के लिए लगाया जाता है। जबकि पूंजी संरचना का आशय पूंजी के स्वरूप प्रकार को निर्धारित करने से लगाया जाता है। और पूंजी संरचना से क्या लगाया जाता है? पूंजी का स्वरूप, पैसा हमें किस रूप में प्राप्त होगा, कैश मिलेगा या फिर भूमि भवन के रूप में हमें पैसा मिलेगा, कोई हमें भूमि या भवन दे देगा या पैसा देगा, किस तरह से, किस संरचना से, किस तरीके से, तरल अवस्था में मिलेगा पैसा हमें, मतलब कैश में मिलेगा, कैश इन हैंड मिलेगा, कैश एट बैंक मिलेगा। पूंजी संरचना के स्वरूप के प्रकार को निर्धारित करना होता है। किसको होता है? उसके प्रकार को, उसके टाइप को निर्धारित करना होता है। इसमें और भी डेफिनेशन है, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। अगला है हमारा क्वेश्चन, परियोजना हेतु अनुकूलतम पूंजी की क्या विशेषताएं होती? किसी भी प्रोजेक्ट के लिए अनुकूलतम पूंजी का क्या मतलब होता है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। तो अनुकूलतम पूंजी वह पूंजी होती है जिसमें समता अंशधारियों को अनुकूलतम आय प्राप्त हो। एक ऐसी पूंजी जिसमें जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो समतांश के अंशधारी हो, इसमें केवल समतांश लिखा, लेकिन किसी भी प्रकार के अंशधारी हो, उनको अनुकूलतम आय प्राप्त हो, उनको पूरी तरह से उनको इनकम प्राप्त हो, अच्छी इनकम प्राप्त हो। तो क्या है? पूंजी संरचना वह संरचना होती है जिसमें समता अंश के अंशधारी जो हैं, इक्विटी शेयर होल्डर जो हैं, उनको अनुकूलतम आय प्राप्त हो, अच्छी आय प्राप्त हो। इसमें पूंजी संरचना के विभिन्न वित्तीय संसाधनों की लागत न्यूनतम होना चाहिए। जितनी भी पूंजी संरचना है, इसमें जितने भी वित्तीय संसाधन है, उनकी कॉस्ट कैसी होना चाहिए? न्यूनतम होना चाहिए। कॉस्ट कैसी होना चाहिए? न्यूनतम होना चाहिए। आपकी कॉपी में लिखा हुआ है। और अंशधारियों को अनुकूलतम आय के अतिरिक्त परियोजना की गतिविधियों की प्रकृति, संपत्तियों की प्रकृति, जोखिम
पूंजी निर्गमन, पूंजी बाजार, पर्यावरण आदि पर भी विचार किया जाना चाहिए। मतलब पूंजी ऐसा नहीं है कि पूंजी संरचना में केवल अनुकूलतम पूंजी में सिर्फ अंशधारियों पर ध्यान रखना पड़ता है। किन किन चीजों पर ध्यान रखना पड़ता है? पूंजी निर्गमन की लागत, पूंजी को इशू करने में क्या लागत आई है, बाजार, पूंजी बाजार कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है, पूंजी पर आपका नियंत्रण कैसा है, कंट्रोल कैसा है, इन सब चीजों पर भी ध्यान रखना अति आवश्यक होता है। अगला है हमारा, एक परियोजना के लिए अनुकूलतम पूंजी की क्या विशेषताएं होती है। तो देखो, अनुकूलतम पूंजी की पहली विशेषता ये होती है, अनुकूलतम पूंजी संरचना बहुत ही सरल होती है। पहली विशेषता क्या है? अनुकूलतम पूंजी संरचना बहुत ही सरल होती है। दूसरी, ताकि भविष्य में अतिरिक्त पूंजी व्यवस्था करना भी सरल हो जाए। इतनी सरल तरीके से पूंजी की संरचना की जाती है, उसको पूंजी का जो स्ट्रक्चर है, कैपिटल का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का जो प्लानिंग है, वो इतनी सरल होती है कि भविष्य में, फ्यूचर में भी उसकी प्लानिंग हम आसानी से कर सकें। पूंजी संरचना में प्रतिभूतियों का अनुकूलतम मिश्रण होता है। ऐसा नहीं सिर्फ कैश ही कैश होता है, उसमें कुछ प्रतिभूतियां भी होना चाहिए। अगला क्या है? वित्तीय संकट का सामना करने हेतु क्यों होना चाहिए प्रतिभूतियां? ताकि अगर वित्तीय संकट हमारे ऊपर पड़ जाए, कोई वित्तीय संकट हमारे देश पर या हमारे कारोबार पर आ जाए, तो उस संकट से निकलने के लिए। पूंजी ना तो आवश्यकता से अधिक होनी चाहिए और ना ही कम। ध्यान रखिएगा, अनुकूलतम पूंजी का मतलब ये नहीं बहुत ज्यादा पूंजी हमारे पास हो, और अनुकूलतम पूंजी का मतलब ये भी नहीं कि कम पूंजी हमारे पास हो। अनुकूलतम पूंजी का मतलब होता है कि ना ही पूंजी आवश्यकता से ज्यादा है और ना ही पूंजी आवश्यकता से कम है। अगला है, पूंजी को आवश्यकता अनुसार घटाड़े बढ़ाने का लोच का गुण होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। पूंजी को आसानी रूप से घटाने और बढ़ाने का क्या होना चाहिए? उसके पास गुण होना चाहिए। अगला है हमारा, अनुकूलतम पूंजी संरचना में तरल संपत्तियां जैसे रोकड़, निर्मित माल, हुंडी, प्राप्त बिल आदि भी सम्मिलित होना चाहिए। मतलब कुछ हमारी करंट असेट्स भी होना चाहिए। करंट असेट्स कैसी? जैसे हमारे पास रोकड़, कैश होना चाहिए, निर्मित माल जो हमने प्रोडक्ट बनाया वो होना चाहिए, हुंडियां होना चाहिए, विनिमय विपत्र, ये सारी चीजें भी हमारी कैपिटल में शामिल होना चाहिए। कैपिटल का मतलब निखर पैसे से नहीं है, निखर रोकड़ से नहीं है, उसमें असेट्स भी आती हैं, उसमें आपके रोकड़ भी आती है, उसमें हुंडियां भी आती हैं, उसमें विनिमय विपत्र भी आते हैं, उसमें और बहुत प्रतिभूतियां भी आती हैं, और बहुत सारी चीजें पूंजी में शामिल करी जाती हैं। अगला देखो, पूंजी संरचना में नियंत्रण बनाए रखने की विशेषता होना चाहिए। और आपकी जो भी पूंजी संरचना है, जो भी आपका स्ट्रक्चर की प्लानिंग है, वो इस तरह होना चाहिए कि उस पर नियंत्रण बना रहे, उस पर कंट्रोल बना रहे, आपके कंट्रोल में रहे, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होना चाहिए। विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों से संबंधित अधिकार समुच्चय तथा न्याय संगत होना चाहिए। इस तरह से आपकी पूंजी होना चाहिए, पूंजी संरचना इस तरह से होना चाहिए कि वो न्याय संगत होना चाहिए, बिल्कुल लीगल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। अगला क्या है? पूंजी संरचना ऐसी होनी चाहिए जिससे कि जोखिम को भार सरलता से वहन किया जा सके। अगर कोई आपके ऊपर रिस्क आता है, जितने भी रिस्क आते हैं, जितने भी रिस्क आपकी कंपनी लेती है, उन सारे रिस्क के जो वेट है, जो भार है, उसको आपकी पूंजी संरचना अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर सके, उसको हटा सके, उसको हल कर सके, ऐसी इस पूंजी संरचना आपकी होना चाहिए। तो अनुकूलतम पूंजी संरचना की क्या विशेषता है, ये मैंने आपको पढ़ के बता दी, समझा दी, सामने लिख के भी आ रही है, आप देख लीजिए। यहां से आप उसको कॉपी कर सकते हो। यहां से अगर कॉपी नहीं करना है तो आप चाहें तो मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा सकता हूं। उसके लिए आपको जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है उसको अब आपको कॉल करना पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, सुदृढ़ पूंजी की संरचना परियोजना से क्या लाभ प्राप्त होते हैं? सुदृढ़ पूंजी संरचना परियोजना का क्या लाभ होते हैं? इसके कई क्वेश्चन है। पूंजी संरचना संतुलित क्यों होनी चाहिए? मतलब पूंजी जो संरचना है वो बैलेंस क्यों होना चाहिए, बैलेंसिंग क्यों होना चाहिए? अगला, सुदृढ़ पूंजी संरचना के लाभों की व्याख्या कीजिए। ये एक ही क्वेश्चन है। अच्छा, इसके लाभ कौन कौन से हैं? तो पहला लाभ है न्यूनतम लागत। अगर आपकी पूंजी संरचना अच्छी है, आपकी कैपिटलाइजेशन अच्छी है, तो आपका जो लागत होती है वो न्यूनतम हो जाती है। किसी निगम या कंपनी की सुदृढ़ पूंजी संरचना से पूंजी को प्राप्त करने, उसके प्रयोग करने की लागत न्यूनतम होती है। क्या होती है? प्रयोग करने की लागत ऐसी हो जाती है, न्यूनतम होती है, जिसके परिणाम स्वरूप अंशधारियों के हितों में वृद्धि होती है। जो अंशधारी होते हैं उनके हितों में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है, इंक्रीजमेंट हो जाता है।
अगला है अत्यधिक प्रत्यय। अत्यधिक प्रत्यय का मतलब जब आपकी पूंजी संरचना अच्छी होती है तो आपको अत्यधिक प्रत्यय, मैक्सिमम रिटर्न, सबसे ज्यादा रिटर्न मिलता है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। परियोजना की सुदृढ़ होने से पूंजी के औसत लागत न्यूनतम हो जाती है और लाभ बढ़ जाते हैं। क्या हो जाता है? लाभ बढ़ जाता है और लागत क्या हो जाती है? न्यूनतम हो जाती है। जितनी अच्छी पूंजी संरचना होगी आपकी, उतने आपकी कॉस्ट कम होगी, उतना ही आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा। अच्छा, आगे क्या दिया गया है? न्यूनतम जोखिम। जोखिम कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। न्यूनतम जोखिम का मतलब क्या है? जोखिम कैसा हो जाता है? बहुत ही कम हो जाता है। परियोजना की सुदृढ़ पूंजी में अनेक जोखिम और अनिश्चितताओं का सामना कर सकती है। अगर आपकी परियोजना अच्छी है तो जितनी भी परियोजना में अनिश्चितताएं होती हैं, जितने भी जोखिम होती है, वो सबका सामना कर सकती है अगर आपकी पूंजी संरचना अच्छी होती है। तो ये भी आपका एक लाभ होता है। लोचतापूर्ण पूंजी संरचना ऐसी होना चाहिए, जो पीछे पड़ा था, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी, लोचता का गुण हो, जिसे आप अपने कंडीशन के हिसाब से घटा बढ़ा सके। अगला क्या है? अधिकतम नियंत्रण। सबसे ज्यादा नियंत्रण होना चाहिए। किसी कंपनी की वास्तविक स्वामी क्षमता अंशधारी होते हैं। कोई कंपनी होते हैं तो उसके जो वास्तविक अंशधारी, वास्तविक जो मालिक होते हैं, स्वामी होते हैं, वो कौन होते हैं? समता अंश के अंशधारी होते हैं। समता अंश के अंशधारियों को मतदान करने का अधिकार होने के कारण इन्हीं के हाथों में होती है, इन्हीं के हाथों में होता है, जो अनुकूलतम पूंजी द्वारा ही संभव है। मतलब किसी भी संरचना को अच्छा बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? अंशधारियों के हाथ में होता है कि ये अंशधारी जितनी अच्छी प्रोजेक्ट अपनी प्लानिंग करेंगे, जितनी अच्छी कैपिटल की प्लानिंग करेंगे, उतना ही अधिक नियंत्रण उस पर रहेगा, उतना ही अधिक कंट्रोल उस पर रहेगा। अगला क्या है आपका? पूर्ण उपयोगिता। पूरी तरह से उपयोगी होना चाहिए। मतलब आपकी पूंजी संरचना इस तरह से होनी चाहिए कि उसमें जितने भी पूंजी हो वो पूरी तरह से प्रयोग करने वाली हो। ऐसा ना हो कि फालतू पड़ी हुई है या बिल्कुल बेकार पड़ी हुई है, उसका कोई यूज ही नहीं हो रहा, तो इस तरह की पूंजी नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद है आपके ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आगे हमारा दीर्घ का क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे लघु क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, तो आपका दीर्घ का क्वेश्चन आपके सामने लिख के आ रहा होगा कि अति पूंजीकरण तथा अल्प पूंजीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके गुणों दोषों का वर्णन कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी पिछली बार पूछा गया था, 4 नंबर में पूछा गया था। तो देखो, पहला है अधि पूंजीकरण से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए। अधि पूंजीकरण से क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो अधि पूंजीकरण का मतलब क्या होता है? यदि विनियोजक द्वारा इतनी आय प्राप्त ना हो जिससे कि अंशधारियों को समुचित दर से लाभांश दे सके, तो ऐसी अवस्था अधि पूंजीकरण या अति पूंजीकरण कहलाती है। अति पूंजीकरण की अवस्था वो अवस्था होती है कि हमारे पास इतने भी, हमारी कैपिटल में से हमें इतना प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, इतना रिटर्न हमारी कैपिटल नहीं दे पा रही है कि हम अपने अंशधारियों को अच्छी दर पे, जिस दर पे हमें उन्हें लाभांश देना चाहिए, डिविडेंड देना चाहिए, उस दर पर हम लाभांश उन्हें नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसी अवस्था हमारी क्या कहलाती है? अति पूंजीकरण या अधि पूंजीकरण कहलाती है। क्लियर हो गया? अब इसकी विशेषताएं देख लीजिए। इसकी विशेषताएं क्या हैं? पहली विशेषता है ब्याज तथा लाभांश का दर न्यून होना। इससे सबसे पहली विशेषता क्या होती है अधि पूंजीकरण की, कि आपकी जो ब्याज की दर होती है या लाभांश की दर होती है, वो क्या हो जाती है? न्यूनतम हो जाती है, कम से कम हो जाती है। दूसरी विशेषता क्या है इसकी? अन्य सामान्य परियोजनाओं की तुलना में आय की न्यूनतम दर होना। और जो आपकी और दो फैक्ट्रियां चल रही हैं आपके जैसी, और जो फैक्ट्रियां चल रही हैं उनको ज्यादा प्रॉफिट होता है और आपको वो प्रॉफिट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। आपकी इनकम क्या हो जाती है? कम हो जाती है। फिर क्या? प्रतिभूतियों के समान मूल्य की तुलना में प्रतिभूतियों का कम बाजार मूल्य होना। प्रतिभूतियों का जो सामान्य मूल्य है उसकी अपेक्षा में बाजार मूल्य कैसा हो जाना? घट जाना। अगर ये सारी विशेषताएं आपकी कंपनी में पाई जाती हैं तो आपकी कंपनी क्या है? अधि पूंजीकरण की अवस्था में आ चुकी है। किस अवस्था में आ चुकी? अधि पूंजीकरण या अति पूंजीकरण की अवस्था में आ चुकी है। अधि पूंजीकरण हेतु अगला क्वेश्चन है हमारा, अधि पूंजीकरण हेतु कौन कौन से कारण उत्तरदायी होते हैं? ऐसे क्या क्या कंडीशन आ जाती है, ऐसे क्या क्या कारण है जिसकी वजह से हमारी कंपनी को अधि पूंजीकरण की अवस्था का सामना करना पड़ता है? तो ऐसे कौन कौन से साधन? सबसे पहला है, यदि आवश्यकता से अधिक पूंजी का निर्गमन कर दिया जाए तो व्यर्थ पड़ी पूंजी को कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। या क्या इतनी ज्यादा पूंजी का हमने निर्गमन कर दिया, इतने ज्यादा शेयर हमने अपने इशू कर दिए कि उससे इतनी ज्यादा पूंजी आ गई है कि उसका कोई यूज नहीं है, एक किनारे पड़ी हुई है। तो ऐसी अवस्था में ये भी एक कारण हो सकता है अधि पूंजीकरण का।
अगला है यदि प्रत्यावर्तन कार्यों में अधिक व्यय करते हैं, यदि कोई भी प्रत्यावर्तन यानी प्रारंभिक कार्यों में अधिक व्यय होता है तो उससे भी ऐसी आयत है, तो कंपनी का लाभ का एक हिस्सा कहाँ गया, प्रवर्तन व्ययों को पूरा करने में उपयोग में लाए जाने वाले अंशों पर समुचित लाभांश न दिए जाने से कंपनी अति पूंजीकरण की स्थिति में आ जाती है। आप इतना ज्यादा व्यय कर देते हैं परिवर्तन कार्यों में कि आप समुचित दर से फिर लाभांश नहीं दे पाते हैं, और क्या होता है, फिर आपकी कंपनी अधिक पूंजीकरण की अवस्था में आ जाती है। अगला है जब प्रारंभिक अवस्था में आय का पूर्वानुमान गलत लगा लिया जाए तो अति पूंजीकरण हो जाता है। मतलब प्रारंभिक अवस्था में जब आप कंपनी का मॉडल बना रहे हैं, जब आप कंपनी के इकोनॉमिकल कंडीशन बना रहे हैं, उस टाइम पर आप क्या कर रहे हैं, आपका जो अनुमान आपने लगाया वो अनुमान गलत हो जाए, जो आपने अनुमान लगाया वो अनुमान अगर गलत सिद्ध हो जाता है तो भी अति पूंजीकरण या अधिक पूंजीकरण की स्थिति बन जाती है। अगला देखिए, स्थायी संपत्तियों का हस्तांतरण अधिक मूल्य पर किए जाने से आय कम हो जाती है तथा कम दर पर लाभांश दिया जाएगा और अति पूंजीकरण उत्पन्न हो जाएगा। अगर संपत्तियों को अधिक मूल्य पर हस्तांतरित किया जाएगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली लाभ कम हो जाएगा, और जब लाभ कम हो जाएगा तो क्या होगा, आपकी जो लाभांश दर है वो कम हो जाएगी और अधिक पूंजीकरण की स्थिति या अति पूंजीकरण की स्थिति हो जाती है। अगला हमारा है यदि सरकार उपक्रमों पर ऊंची दर से कर लगाती है, या यदि गवर्नमेंट क्या कर रही है, बहुत ही ऊंची दर से, बहुत ही हाई रेट से आप पर क्या लगा रही है, टैक्स लगा रही है, तो ऐसी स्थिति में भी अति पूंजीकरण या अधिक पूंजीकरण आ जाता है। अगला क्या है हमारा, यदि स्थायी संपत्तियों पर हिरास की व्यवस्था करने से उसका वास्तविक मूल्य पुस्तकीय मूल्य से कम हो जाए, किसी भी संपत्ति पर इस तरह से अगर हिरास करा जाए कि उसका वास्तविक मूल्य पुस्तकीय मूल्य से कम हो जाने के कारण भी अति पूंजीकरण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्या हो जाती है, अति पूंजीकरण की स्थिति भी क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। अगला हमारा क्या है, अति पूंजीकरण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है यदि स्थायी संपत्तियों पर उचित हिरास देने पर, तो हो गया। अगला है अधिक मात्रा में लाभांश देने के कारण भी संचय कोष कम होने से अधिक पूंजीकरण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कभी कभी क्या होता है, कंपनी इतने ज़्यादा दर से, इतने हाई रेट से रिटर्न देने लगती है, डिविडेंड देने लगती है कि फिर डिविडेंड देने के लिए उसके अपने जो उसके कोष होते हैं, उसके जो संचय होते हैं, उसके जो रिजर्व होते हैं, उन पर क्या होती है, उनमें से पैसे निकाल के फिर उसे देना पड़ते हैं, तो ऐसी स्थिति भी क्या हो जाती है, हमारी अधिक पूंजीकरण की स्थिति, अति पूंजीकरण की स्थिति हो जाती है। कौन सी स्थिति हो जाती है, हमारी अति पूंजीकरण की स्थिति हो जाती है। क्लियर है सब? चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर लंबा है थोड़ा सा, लेकिन पूरा चैप्टर हम आपको समझा के ही जाएंगे, फिक्र मत करिए आप। अगला है अति पूंजीकरण से क्या क्या हानियां होती हैं। अति पूंजीकरण की स्थिति अगर हो जाती है, ओवर कैपिटलाइजेशन आपके अंदर हो जाता है, आपकी कंपनी के अंदर ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाता है, तो उससे क्या क्या हानियां होती हैं। तो अति पूंजीकरण की हानियां क्या क्या होती हैं, साख गिर जाने के कारण पूंजी प्राप्त करना कठिन होता है क्योंकि विनियोक्ता विनियोग करना पसंद नहीं करते हैं। क्या हो जाता है, जब ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है तो क्या हो जाता है, हमारा ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाता है, तो इससे क्या हो जाता है हमारा कि आपको फिर कहीं से आय प्राप्त नहीं होती है, आपको पूंजी प्राप्त करना क्या हो जाता है, सबसे कठिन हो जाता है। विनियोक्ता जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो आप में इन्वेस्ट करने में कोई रुचि नहीं दिखाते हैं। तो पहली हानि हमारी है। दूसरी हानि क्या है, पूंजी पर्याप्त मात्रा में रहने के कारण अधिकतम प्रयोग संभव नहीं हो पाता है, जिसके कारण व्यापार असंतुलित हो जाता है। व्यापार कैसा हो जाता है, हमारा असंतुलित हो जाता है, दूसरी हानि। तीसरी हानि क्या है, कम अंशों का मूल्य कम हो जाने से लाभांश दर कम हो जाती है और साख भी कम हो जाती है। अंशों का मूल्य कम हो जाने से लाभांश दर कम हो जाती है और लाभांश दर कम होने से क्या हो जाती है, हमारी जो गुडविल है, जो हमारी साख है, वो भी कम हो जाती है। अगला है साख गिर जाने के कारण ऋण प्राप्त करने में परेशानी हो सकती है, और अगर हमारी साख गिर गई तो सबसे मेन क्या होता है कि हमारा ऋण प्राप्त करने में हमें सबसे ज़्यादा कठिनाई होने लगती है। ऋण प्राप्त करने में हमें क्या होने लगती है, सबसे ज़्यादा कठिनाई होने लगती है। जनता में साख बनाए रखने हेतु लाभांश देती है,
जनता में साख बनाए रखने हेतु पूंजी से क्या होता है, लाभांश देने लगती है, और लाभांश देने से क्या होता है, कंपनी समापन की ओर चल पड़ती है। क्या हो जाती है, जब हम अपने संचय में से लाभांश देने लगते हैं, जनता का विश्वास हम पर बना रहा है, इसलिए उनको डिविडेंड देने के लिए आप अपना कोषों का यूज करने लगते हैं, अपने संचय का यूज करने लगते हैं, अपने रिजर्व का यूज करने लगते हैं, तो भी ऐसा हो जाता है। अधिक पूंजीकरण परियोजना में देनदार अपना ऋण प्राप्त करने के लिए दबाव डालते हैं, जबकि फर्म भुगतान करने के लिए सक्षम नहीं होती है। क्या हो जाता है ऐसी स्थिति में, जितने भी देनदार या ऋणदाता हैं वो अपने ऋण को वापस मांगते हैं, और ऐसी स्थिति में कंपनी क्या हो जाती है, दिवालिया हो जाती है, या फिर क्या हो जाता है, उसका अति पूंजीकरण की अवस्था में फंस जाती है। अधि पूंजीकरण परियोजना में खाता पुस्तकों में गड़बड़ियां तथा बनावटी उपकरण उत्पन्न हो जाता है। इससे क्या होता है, कंपनी अपने ऊपर विश्वास रखने के लिए फेक तरह से फेक बैलेंस शीट बनवाती है और उनको जनता में प्रिंट करवाती है, जनता को दिखाती है, तो ऐसी स्थिति भी क्या हो जाती है, कंपनी को समाप्ति की ओर ले जाती है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में या स्क्रीन पर जो नंबर आ गया उस पर आप कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं।